नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। स्वास्थ्य महकमा केंद्र से जुड़ा हो और राज्यों से जुड़ा हो, सबसे अहम जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। और आज कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर सरकार की संजीदगी के बीच में, तन्मयता के बीच में जो स्वास्थ्य महकमा है वो बहुत तेज गति से तमाम मरीजों की इस वक्त ना सिर्फ देखभाल कर रहा, टेस्टिंग करा रहा, बल्कि चुनौतियां जो नई उभर कर आई हैं उनसे निपटने का प्रयास भी कर रहा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह साहब खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका जयप्रताप जी। जी धन्यवाद। जयप्रताप जी, पहला सवाल, चुनौती बढ़ती चली जा रही है और चुनौती आगे भी रहेगी, इससे वाकिफ आप भी हैं और ये व्यवहारिक चीज है, इसको सभी स्वीकार भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक तरफ जनसंख्या के लिहाज से तमाम लोगों का आना जाना है और आएंगे भी भविष्य में, अभी उसमें स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। कोरोना काल, लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक के बीच में किन व्यवस्थाओं पर आप लोगों ने फोकस किया जो थी ही नहीं और अब उनमें बढ़ोतरी आपने की है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है? जब से हमारा पहला केस उत्तर प्रदेश में डिटेक्ट हुआ था जी, 8 मार्च को हमने तभी से अपने व्यवस्था में परिवर्तन करना बढ़ा और अपने चिकित्सालयों को ठीक करना तब से हमने शुरू कर दिया था जी। तो कम शब्दों में अगर हम बोले तो आज हमारे पास 78,408 आइसोलेशन बेड है जो हम L1, L2 के सेक्टर में डिवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर जी, इसकी व्यवस्था है। जी जयप्रताप जी, आपने बताया कि कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने बढ़ाई है पहला केस आने के साथ साथ, और अब जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य महकमे को लेकर अगर हम देखें तो दो चीजों पर फोकस है। एक तरफ मरीजों का टेस्ट होना, मरीजों का इलाज होना, उनको सुविधाएं मिलना, और उसके साथ साथ जो तमाम हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मरीजों को लेकर जो सवाल है, जैसे पूरे देश में और दुनिया में हो रहा, अब यहां उत्तर प्रदेश में भी संख्या तेज गति से बढ़ रही है, उसको आप लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कैसे उसके लिए नए डेवलपमेंट आप लोगों ने किए हैं, रणनीति बनाई है? एक तो मैं ये बताना चाहूंगा जी कि हमारे पास अभी 26 लाख लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जी, और हमारे क्वारंटीन शेल्टर जो लगभग 13 लाख के हमारे क्वारंटीन शेल्टर्स की कैपेसिटी है। बोलिए बोलिए और ये 26 लाख आपके ट्रेन से बैच वाइज आने लगे हैं जी। अच्छा, थोड़ा सा गूंज रहा था इसलिए। जी जी। तो ये बैच वाइज आते आते हम लोग ने सभी को क्वारंटीन शेल्टर्स में रखने के बाद जी, वहाँ से हमने उनको एसिम्प्टोमेटिक केसेस को हमने होम क्वारंटीन किया है, और जो सिम्प्टोमेटिक है उनको हम अलग करके जी 7 दिन पर 12 दिन पर उनके केसेस, उनके सैंपलिंग करा के उनको हम फिर जैसे उसका नेगेटिव या पॉजिटिव आता है वैसे हम उनको आइसोलेशन एरियाज में भेज देते हैं जी। तो अगर आप हम लोग का ये देखेंगे, जो आज के केस हमारे पास देखे 6,823 जी पॉजिटिव केस है बिल्कुल, और हमारे पास कुल उपचारित मरीज 3855 है जी। तो हमारी संख्या जो एक्टिव केसेस है जी, वो मुश्किल से 2700 कुछ रह जाता है। और ये आपका उत्तर प्रदेश जैसे भारी आबादी 24 करोड़ की, इसमें अगर हम 2700 लगभग एक्टिव केसेस का हम देखभाल कर रहे हैं जी, और हमारी व्यवस्था अभी 1 लाख
आइसोलेशन बेड्स की है, तो वो जो 26 लाख की जो लगातार श्रमिक जो बीच बीच में आते जा रहे हैं, उनका व्यवस्था हमने फेज वाइज नीचे तक कर दिया है जी। और हमारे पास और उसको हम बहुत अच्छी तरह से निगरानी करके हमारे आशा वर्कर के द्वारा जी लगभग 9.5 लाख लोग का हमने ट्रैकिंग कर चुके हैं होम क्वारंटीन में जी। और आरोग्य सेतु के माध्यम से हमने 36,000 लोगों का ट्रैकिंग किया है। ठीक है जयप्रताप जी, और बाकी इसी तरह का व्यवस्था के अंतर्गत हम पूरी तैयारी के साथ जी जी जयप्रताप जी, सवाल एक और भी यहां पर आपने बताया कि कौन लोग यहां पर लौट कर जो आए हैं उनका क्या आंकड़ा था और उसमें कितने लोगों को आपने टेस्टिंग के बाद क्वारंटीन किया है, उसकी पूरी डिटेल आपने बताई। यहां पर एक सवाल कांग्रेस की तरफ से उठा, कई और विपक्षी खेमे उठा रहे हैं कि जो एक आंकड़ा दिया गया कि इतने लाख लोग आए और उसमें इतने लोग ही संक्रमित हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी तरफ से कुछ वहां पर जवाब दिया है या आप देना चाहेंगे कि हाँ जो फिगर है वो एग्जैक्ट फिगर है और इतने लोग थे, उसमें इतने लोगों को हमने क्वारंटीन किया, इतने लोग उसमें संक्रमित पाए गए हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं हमने दी गई, उसमें कोई आंकड़ों में खेल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं, आप लोग को पता है। जी, मगर इसमें देखिए आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। इस कुर्सी पर बैठ के जी इस कुर्सी पर बैठ के काम करना जी वो सबसे कठिन होता है, जबकि कोरोना वायरस जैसे एक महामारी हमारे पूरे देश में फैला हुआ है जी। तो कोई विपक्षी कभी भी अगर संतुष्ट नहीं, कोई भी विपक्षी सरकार में बैठे हुए पार्टी से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो हम अपने जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं जी कि टोटल अमाउंट हमने 2,36,000 हमने टेस्टिंग करवाया है। हमारे 27 लैब है और उसमें से 6,823 हमारे पॉजिटिव केसेस हैं और बाकी 2,29,778 ये हमारे नेगेटिव पाए गए। ये हमारे नेगेटिव पाए गए। ठीक है जयप्रताप जी, एक सवाल यहां पर यह आता है कि रिकवरी रेट क्या कह रहा है। जयप्रताप जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है। रिकवरी रेट को अगर हम देखें तो इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं अलग अलग प्रदेशों की। उत्तर प्रदेश का आप जरा हाल बताइए कि क्या वहां का इस वक्त आंकड़ा है और उसको लेकर क्या आप आगे के लिए देख पा रहे हैं कि हाँ अगर इस तरीके का रिकवरी रेट है तो हम इस चुनौती से कैसे निपट पा रहे हैं? हमारा रिकवरी रेट करीब 62% है जी। और अभी मैंने जो शुरू में आपको फिगर्स बताए थे, आज मेरे पास 6,823 पॉजिटिव केस है जिसमें से 3,855 रिकवरी हो चुके हैं। तो मेरा एक्चुअल एक्टिव केस हमारा 2700 कुछ है जी। तो उस हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, श्रमिक जितने 26 लाख आ रहे हैं और लगभग 7,000 8,000 हमारा पूल टेस्टिंग के साथ में टेस्टिंग प्रतिदिन होता है जी। उसके बाद भी हमने अभी तक जितने चिन्हित लोगों को किया है वो मुश्किल से 2700 हमारे पास एक्टिव केसेस है और ये 24 करोड़ की आबादी के अंदर हमने किया है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है जो आपने कहा कि इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की और वहां पर इस तरीके से रिकवरी रेट है और साथ में ये एक्चुअल फिगर है। इस पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं लेकिन ये अपने आप में स्वास्थ्य महकमे के लिए एक उपलब्धि भी है और इसी ट्रैक पर आप लोगों को आगे बढ़ना है क्योंकि चुनौतियां लगातार बढ़ती भी चली जा रही हैं। जयप्रताप जी, एक सवाल यहां पर यह उठता है कि जो कोरोना काल की शुरुआत होती है और हम लॉकडाउन 4 में अब आ चुके हैं, भविष्य में हो सकता है ऐसे संकेत मिल रहे हैं, हालांकि अभी कुछ भी इस पर स्पष्टीकरण नहीं है कि लॉकडाउन 5 भी हो, लेकिन उसमें छूट भी बढ़ती जा रही है, वहां संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश में आपका महकमा, सरकार किस तरीके की नई रणनीति स्वास्थ्य के लिहाज से बना रही है, मरीजों के लिए
और डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी, क्योंकि उनका ख्याल रखना इनसे भी कहीं ज्यादा जरूरी है, तब मरीजों का ख्याल हम रख पाएंगे। हम दोनों के ख्याल पूरी तरह रखते हैं। पहली बात पर तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मरीजों से लगभग प्रतिदिन मैं मरीजों से बात करता हूं जी। 10 से 12 जनपदों में जहां भी हमारे मरीज हैं, 2 से 3 मरीजों से मैं बात करता हूं। उस L1 कोविड फैसिलिटी के अंदर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं जी, कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है, भोजन सही है कि नहीं, शौचालय साफ है कि नहीं जी, ये सारी चीजें मैं खुद समीक्षा करता हूं। और दूसरी बात है कि हमने लगातार अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग में दे चुका हूं। जी, इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल के लिए हमने ट्रेनिंग दिया है। पीपीई सूट्स हमने उपलब्ध करा दिया है। N95 और ट्रिपल लेयर और सैनिटाइजेशन हमने सब कर दिया है। तो दोनों तरफ हम पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं। जी, यदि कोई डॉक्टर के साथ कोई दुर्घटना इस दौरान होता है तो उसके लिए एक बीमा कवर भी है 50 लाख का। जी, और जहां तक हो सकता है हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो भी अपने आज के दिन इमरजेंसी सेवाएं भी शुरू करें, इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल को लेके पूरे हिदायत के साथ जी, पूरा तैयारी करें। और सामान्य आपका जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, छोटे छोटे जो आपके ओटीज होते हैं, माइनर ओटी, थोड़े मेजर ओटी होते हैं, उसको आप प्रारंभ करिए। ये हम सरकारी में और निजी अस्पतालों में भी पूरी तरह से हम देखते हैं। जयप्रताप जी, यहां पर एक सवाल जो आपके इस जवाब से मैं निकाल रहा हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आप लोगों ने यहां पर आदेश दिया है, उनको भी कहा है कि आप कोरोना के साथ साथ बाकी जो तमाम बीमारियां हैं उससे भी पीड़ित लोग हैं और उनके लिए वही कोरोना है, उसमें भी अपनी भागीदारी दें। लेकिन कई घटनाएं निकल कर आई हैं जिस पर आपकी भी नजर होगी, शिकायत आप तक भी पहुंची होगी। तमाम ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज और जो नए लोग आ रहे हैं उनका एक ही जगह पर उपचार कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं। क्या ये शिकायत आप तक पहुंची है? इस तरह की कोई शिकायत थी जिसको आपने मॉनिटर किया, उस पर आपने एक्शन लिया और आगे के लिए सख्त हिदायत दी है? एक बात ये आती है कि जो हमको गाइडलाइन आते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से या ICMR से, तो दोनों के गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के अनुसार जी, अगर कोई पेशेंट किसी भी अस्पताल में जाता है, प्राइवेट या सरकारी में, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, किसी प्रकार का उसके अंदर लक्षण नहीं है, तो समानता उसका उपचार किया जाएगा। चाहे वो ऑपरेशन के लिए आएगा, चाहे NCD बीमारी, मान लीजिए डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, डायलिसिस है, वो समानता उन डॉक्टरों को पूरा प्रबंध के साथ करना है। और यदि उसके अंदर कोई लक्षण है, उसका इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल का जो प्रशिक्षण इनको दे चुका है जी, वो इनको अपने अस्पतालों में एक छोटा सा होल्डिंग एरिया बनाना है। उस होल्डिंग एरिया बनाने के बाद सैंपल लेके वो सैंपल भेजेंगे, तब तक उसका उपचार पूरे प्रोटेक्शन के साथ करेंगे ताकि वो किसी को इन्फेक्ट न करें। जयप्रताप जी, तो एक सवाल ये, आप लोगों की सहयोगी हैं आती है क्योंकि मॉनिटर जी, अपनी बात पूरी कर ले जयप्रताप जी, अपनी बात तो आप पूरी कर ले। मैं यही कह रहा था कि कहीं कहीं से शिकायत भी आती है, तो क्योंकि मैं डायरेक्टली मॉनिटर करता हूं जी, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैं बात करता हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मैं वार्ता करता हूं, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल और CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और पेशेंट से, मरीजों से, ये 3-4 चीज को मैं लगातार डेली में 10-20 लोगों से बात करके पूरा फीडबैक लेता हूं और तब मुझे मालूम होता है कि कितना सही कितना गलत है। ठीक है जयप्रताप जी, कांग्रेस की नेता सदन आराधना मिश्रा, उनसे मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों में इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है जो कि पोर्टल से वो आंकड़े निकाल रही हैं या वो बता रही हैं। क्या टेस्टिंग को लेकर यहां पर कुछ आंकड़े छिपाने की बात है, कोई इस तरीके की बात है क्या? उनका कहना था कि दरअसल टेस्टिंग नहीं हो रही और रोक दी जा रही है। क्या वाकई ऐसा है उत्तर प्रदेश के लिहाज से?
मेरे जानकारी में तो इस तरह का कोई आंकड़े जो आप बता रहे हैं या वो मोना जी बता रही हैं, इस तरह का कोई बात नहीं है। हमने अभी तक जितना टेस्टिंग किया है 2,36,601, ये हमारे लैब के 30 लैब की टेस्टिंग है जी। और लगातार हमने आपको बताया कि 7,000 से लेकर 9,000 तक इंडिविजुअल टेस्टिंग और पूल टेस्टिंग मिला के हम करते हैं। रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं उन क्वारंटीन सेंटर्स में, और जो हमारे आशा वर्कर हमको सुझाव देती है, जो चिन्हित करती है, उनका टेस्टिंग करते हैं जी। आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा 36,000 में से जो लक्षण आते हैं उनका भी टेस्टिंग करते हैं। बिल्कुल, हमें कोई छुपाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करके हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करके उन पॉजिटिव केस को निकालें और उनको उपचार करें, यही हमारा लक्ष्य है। अगर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के हिसाब से मैं एक सवाल पूछूं कि एक तरफ जो लोग यहां पर है उनकी टेस्टिंग करना, उनको सुविधाएं देना, यहां पर तो आप लोग काम कर ही रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रमिक हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, बाकी अन्य लोग, चूंकि अब ट्रेन और बस की सेवा, हवाई सेवा की शुरुआत हो रही, तो क्या अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अलग अलग राज्यों से कोई तालमेल बिठाया है? आप लोगों के जरिए क्या उनको सुविधा दी जा रही है, या वहां से जो लोग आ रहे हैं वहां की सुविधा के बाद आप उत्तर प्रदेश में आने के बाद फिर अलग से उनकी जांच परख करते हैं? जो बाहर से आते हैं, जिसमें ये 26 लाख प्लस का जो फिगर हमने आपको शुरू में बताया था जी, ये सब हमारे क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं। वहाँ इनका हम सबका इंफ्रारेड थर्मोमीटर से और ऑक्सीमीटर से इनका हम सैंपलिंग करते हैं जी। इनके अंदर अगर कोई लक्षण होता है तो इनको 7 दिन और 12 दिन पर इनका सैंपलिंग करते हैं जी। और जिनका एसिम्प्टोमेटिक होता है उनको हम उनके घर भेज देते हैं, और घर भेजने के बाद वो सूची हमारे आशा वर्कर के पास जाता है जी। आशा वर्कर उनके परिवार में जाके एक एक परिवार को देखता है, और वो परिवार के द्वारा जो हमको फीडबैक मिलता है उससे हम उनका आगे का सैंपलिंग करना या न करना उस पर हम देखते हैं। जयप्रताप जी, जब कोरोना की शुरुआत होती है भारत में, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे इसमें। हाँ, शहर प्रमुख तौर पर सामने आए और ये चुनौती थी। लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया, सबको यथास्थिति वहीं पर रोक दिया गया, लेकिन धीरे धीरे छूट दी गई, और उसमें एक चिंता थी कि ये बीमारी गांव तक ना पहुंचे। लेकिन लोगों को छूट के बाद जब इधर से उधर आने का मौका मिला तो दायरा इसका बढ़ा। उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं अभी मौजूदा स्थिति, ग्रामीण अंचल की खासतौर पर? उत्तर प्रदेश में जब ये पहला केस हमारे पास 8 मार्च को आया था, उस समय ये विदेश से आने वाले जो ट्रैवलर थे जी, पहले चरण में इस तरह के केसेस हमको आए थे। दूसरे चरण में हमको तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का आया था, वो भी लगभग चिन्हित करने के बाद, उपचार करने के बाद वो भी समाप्त हो गया। तीसरे चरण में हमारे श्रमिक जब आने लगे बड़ी संख्या में, तो ये हमारे पूरे 75 जनपदों में आ गए जी। और क्योंकि उन प्रदेशों से आए जहां पर काफी बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन है, तो हम मान के चल रहे थे कि हमारे यहाँ भी इन्फेक्शन बढ़ेगा। और फिर भी अब अगर आप उसका आबादी के हिसाब से प्रतिशत निकालेंगे जी, तो 6,800 जो आज हमारा फिगर है और 23 करोड़ की आबादी है जी, और उसमें से भी अगर 6,800 में से 3,855 हम उनको डिस्चार्ज कर दिए, उपचारित कर दिए हैं, तो मात्र 2700 कुछ हमारे पास एक्टिव केसेस है जिनका देखभाल हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जितने भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास जी, और रैंडम सैंपलिंग और हर तरह के सैंपलिंग के बाद अभी बिल्कुल नियंत्रण में है। ठीक है, यानी ग्रामीण अंचल में स्थिति बेहतर है और आप लोगों की नजर भी फिर भी उसके बावजूद वहां पर बनी हुई है, और उस स्थिति को वैसे ही बरकरार रखें, ये आपके सामने चुनौती, और आपने उस पर काम भी किया है। लेकिन एक चुनौती ये थी जो कि पूरी दुनिया के लिए थी, दुनिया के तमाम संपन्न देशों के लिए थी, जिनके पास हमारे हिसाब से अगर हम तुलनात्मक देखें तो बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन उनकी स्थिति को आज हम देख रहे हैं तो लगता है कि उन सुविधाओं का उनको क्या लाभ मिला।
लेकिन भारत के लिए चुनौती बोल रहे सिर्फ थे, कोरोना बात नहीं चला थी। गया सर। जयप्रताप जी, मेरी आवाज आ रही है? कट हो गया। चले, शायद हमारे साथ इस वक्त संपर्क नहीं है जयप्रताप जी से, एक बार फिर से हम जल्दी से संपर्क करेंगे। फोन हमारा इस वक्त कटा हुआ है, उनको जल्द से जोड़ दिया जाए। लेकिन जयप्रताप जी ने बहुत स्पष्ट बात कही है कि उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से अगर हम देखें तो यहां पर अब तक जो हमने टेस्टिंग की है वो आंकड़ा, उसके साथ साथ जितने लोगों को हमने ले आया है वो आंकड़ा, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। जयप्रताप जी, जो मैं सवाल लेना चाह रहा था कि दुनिया के सामने चुनौती बनकर कोरोना खड़ा हो गया और कई देश जो कि बहुत संपन्न थे मेडिकल सुविधाओं में, उनकी आज स्थिति बहुत विपरीत दिखाई देती है। लगता है कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन भारत की स्थिति और चुनौतीपूर्ण इस वजह से थी क्योंकि हमारे यहां पर मेडिकल सुविधाएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश में क्या है, ये सबको पता है। उसमें बढ़ोतरी आप लोग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन पीपीई किट बनती नहीं थी, यहां पर मास्क बनते नहीं थे और उसका परिणाम था कि तमाम कोरोना वॉरियर्स, हमारे वो योद्धा, वो भी इसकी चपेट में आ गए। अब मौजूदा स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? वो पीपीई किट प्रोडक्शन की बात हो और सप्लाई की बात हो, मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर। जी, अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश के हर जनपद में न्यूनतम 500 पीपीई किट्स है, N95 मास्क के पूरी संख्या है, ट्रिपल लेयर मास्क का है और सैनिटाइजर का है जी। ये हर जनपद पे हमारे गोडाउन पर पहुंचाया गया है, हर मेडिकल कॉलेज के पास है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से हम लोग ने बात किया है, तो प्राइवेट डॉक्टर्स जो है, प्राइवेट अस्पताल है और जो आयुष्मान योजना से जुड़े हैं, वो हमारे पीपीई किट्स को हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हर जनपद में 50% सब्सिडी पर भी खरीद सकते हैं। ये भी व्यवस्था हमने दे दिया है। तो लॉजिस्टिक की कहीं भी कोई कमी हमारे पास नहीं है इस समय। ठीक है जयप्रताप जी, मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ आप फैमिली वेलफेयर भी देखते हैं, आप मदर और चाइल्ड वेलफेयर भी देखते हैं। एक तरफ तो इस कोरोना से लड़ना है, इस चुनौती से लड़ना है, तमाम संसाधन आप लोगों को बढ़ाने हैं और उस को आगे और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यूनिट्स भी यहां पर लगानी है ताकि उसकी कमी कहीं ना रहे। लेकिन पैरेलली कुछ और सुविधाएं भी उन विभागों के जरिए उन लोगों को देनी है। फैमिली वेलफेयर की भी जिम्मेदारी है, उस पर भी पैरेलल कैसे आप काम कर रहे हैं? जी, हमारे परिवार कल्याण के अंतर्गत हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ये सब आते हैं उसी में। और हमारा आज के दिन हमारे मुख्य भूमिका के रूप में आशा वर्कर है, जो 9 लाख से ऊपर उन होम क्वारंटाइन के जितने भी पेशेंट हैं जी, उनके घर पर जाना, उनका परिवारों का समीक्षा करना और उसका फीडबैक डे टू डे हमारे पोर्टल पर देना। और उसी से उसको हमको फिगर मिलता है कि किसका हमको लैब सैंपल लेना है, किसका सैंपल नहीं लेना है। तो वो हमारा जो परिवार कल्याण का जो विभाग है, वो सबसे महत्वपूर्ण आज हमारे सामने है जी। ठीक है जयप्रताप जी, परिवार कल्याण पर भी आप लोग लगातार काम कर रहे हैं और उसकी भी डिटेल्स आप लोग को मिल रही हैं, कहां कमी है उस पर आप लोग प्रयास भी आगे बढ़ा रहे हैं। मदर और चाइल्ड केयर की भी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों में हमने देखा तमाम जो लोग आए, बहुत सारे लोग तो अब संसाधनों सुविधाओं के साथ आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग था जो कि पैदल सड़कों पर चल पड़ा था। बड़ा मुद्दा भी बना था, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का दौर भी था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसमें तमाम महिलाएं, तमाम छोटे छोटे बच्चे, उसको लेकर क्या कुछ अलग रणनीति आपने अपने स्तर पर बनाई है ताकि उन लोगों को सीधा और त्वरित लाभ मिल जाए? आगे भी उनकी सूची आप लोगों के पास रहे ताकि उनके साथ साथ प्रदेश में और भी जो लोग हैं उनको इस महकमे के जरिए तमाम सुविधाएं दे पाए। एक तो मैं बता दूं कि बाल और विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये मेरे अधीन नहीं आता है। बिल्कुल, लेकिन उसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी हो जाती है कि वहां फैमिली वेलफेयर में, उसमें चूंकि आप लोगों के जरिए उसकी डिटेल आगे बढ़नी है। जी नहीं, हमने तो जितने भी मजदूर हमारे पास आए, जितने भी श्रमिक आए परिवार सहित, हमने सबका
रिकॉर्ड बना दिया है। हर एक व्यक्ति को हमने 1,000 रुपया दिया, हर एक व्यक्ति को हमने राशन का पैकेट दिया है। मनरेगा में हमारे 37 लाख लोग अभी काम कर रहे हैं और इनका ट्रेड, इनका जो स्किल डेवलपमेंट जी। है, इनको किस स्किल से ये लोग आते हैं, जैसे ये बढ़ई हो गए या ये इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए या सोफा बनाने वाले हो गए जी, मिस्त्री हो गए, इसमें आपके नर्सेज भी आए हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी कुछ इस तरह के हैं। बिल्कुल। ये सबका वर्गीकरण करके हमने इसको अलग अलग करके इसको हमने पूरा एक डाटाबेस बना लिया है और जिसको जैसे आवश्यकता पड़ेगी वहां तक हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। एक आखिरी सवाल जयप्रताप जी, बहुत संक्षेप में ही, और संक्षेप में आप जवाब दे सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में अलग अलग मंत्रालयों को जोड़कर आपका मंत्रालय जो कि सबसे प्रमुख बिंदु में है, उसके जरिए ही सबकी निगरानी होनी और सबकी डिटेल्स आगे बढ़ानी है, तो वो संदेश क्या है ताकि बीच बीच में जो पैनिक सिचुएशन होता है, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर लगते हैं आप लोगों पर, तो वो आम आदमी कैसे समझ पाए? कम शब्दों में मैं ये बात को कहूंगा कि अब कोरोना का दौर हमारे बीच में रहेगा। जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं निकलेगा जी, तब तक ये हमारे बीच में रहेगा। हमको अपने जीवन शैली बदलना होगा, 2 गज की दूरी रखना पड़ेगा, बाहर निकलेंगे तो अपना मास्क या गमछा पहनना पड़ेगा जी, और कहीं पब्लिक प्लेस से वापस आएंगे तो अपना हाथ पैर धोना, नहाना, कपड़े बदलना, ये छोटी छोटी चीज को अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना ध्यान रखेंगे तो यही हमारा बचाव है और इसी से हम आगे की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जयप्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल्स हमारे साथ साझा करने के लिए और संदेश भी देने के लिए प्रदेश की जनता को कि 2 गज की दूरी जरूरी है। बाकी सरकार तो अपना काम कर रही, कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें सहयोग की आवश्यकता है। सुधार हुआ है, रिकवरी रेट भी बेहतर है, लेकिन चुनौती कतई कम नहीं हुई है। सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और आपको भी यह समझना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।